हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ और मस्ती होंगे। मैं नीरज शर्मा आज आ गया हूं आपके लिए एक और शानदार चैप्टर। नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले आज की ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात कुछ यह है बच्चों कि उड़ान तो भरनी ही है चाहे कहीं बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है चाहे कितनी बार भी गिरना पड़े। सपनों को तो पूरा करना ही है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो बच्चों, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना तो खुद से भी लड़ना ही पड़ता है। आप बोलोगे खुद से कैसे लड़ना पड़ता है सर? तो देखो, आप जब कभी भी सोचते हो कि यार मैं आज सुबह 4 बजे उठ करके बहुत जल्दी से मतलब फटाफट से रेडी वेडी होकर पढ़ने बैठूंगा, लेकिन जब आप उठने की कोशिश करोगे 4 बजे तो आपका मन कहेगा लो यार थोड़ा और सो लूं, लो यार थोड़ा और सो लूं, लो यार थोड़ा और सो लूं। मगर हमें खुद से लड़ना है, नहीं सोना है, उठना है और फिर पढ़ना है। तो देखो, खुद से ही लड़ना है ना। आप लोगों के घर में भाई को फैमिली में कोई शादी है, किसी की कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, सब घर वाले जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं मन तो बहुत कर रहा है मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। अगर आपने सोच लिया कि चलो चल जाते हैं यार 2-3 घंटे हो जाए, नहीं, फिर आपने जब डेडिकेशन बनाया कि नहीं मुझे तो बस करना है, टारगेट सेट किया है कि नहीं मुझे तो करना है, तो फिर उस दिन का गोल जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता खुद से लड़ना ही पड़ेगा कि नहीं ये तो पूरा करना ही है। तो सपनों को अगर पूरा करना है तो फिर खुद से भी लड़ना है। समझ में आ गई बात? तो खुद से भी लड़ना पड़ता है भैया, यही है जिंदगी का फलसफा। तो फिर आ जाओ, आज अब हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम बात करेंगे एपी, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं? एपी। एपी फॉर आंध्र प्रदेश मत कह देना, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर बच्चों। मतलब मजा आएगा आपको इसके क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे ना, बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत इजी है। 1-2 टर्म्स हमें याद रखनी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी से 2-3 कॉन्सेप्ट हैं मेन, बाकी छोटे मोटे हैं, छुटपुट है, तो उनको कोई इतना लोड नहीं लेना हमारे को। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो डायरेक्ट मैं फर्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर आता हूं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if and only if the difference of terms its preceding term is constant। मतलब की बात यह है प्यारे बच्चों कि हम कब किस सीरीज को एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे अगर उनकी 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सब जगह पर सेम है, कॉमन है, तो हम उसे कहेंगे कि ये एपी है। एपी मतलब, अब मैं बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलने वाला हूं, एपी बोलूंगा, मतलब आपको समझ जाना है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if and only if the difference of any terms from its preceding term is a constant। है ना, हर 2 टर्म, जैसे लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स है ना, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। ऐसे पूरे जितने भी टर्म्स है सब जगह ये रिलेशन अगर फॉलो हो रहा है तो वो जो सीक्वेंस हमें गिवन होगा वो क्या होगा? एक एपी होगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी। हम जो वो डी होता है, जैसे मान लो, ठीक है बच्चों, दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए। जैसे मान लो आपके पास टर्म्स आ गई A1, है ना, A2, A3, इस तरह से AN तक। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है ये, कॉमन डिफरेंस की, है ना, कॉमन डिफरेंस, और उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? डी से। तो इसका मतलब आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा डी होगा ना प्यारे बच्चों, डी वो क्या होगा? ये A2 माइनस A1, या तो ये हो जाए या फिर ये A3 माइनस A2। ये सब जगह कांस्टेंट वैल्यू रहेगी जिसे आप कॉमन डिफरेंस कहोगे और उसे हम डी से डिनोट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? डी से वो सारी आपको डिनोट करनी रहेगी। क्लियर? A2 माइनस A1 इज A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3, ऐसे डैश डैश आप आगे बढ़ते जाओगे। देखो नीचे ये लिखा हुआ है, दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय D and is called common difference. Thus A1, A2, A3, A4 dash 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 is an AP, is an AP if and only if AN plus 1 माइनस AN is D। अब आप खुद सोचो कि जब मैंने ये इस तरह से मेंशन किया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास? AN है, तो इस AN से पहले क्या आया होगा? ऑब्वियसली AN माइनस 1 आया होगा। यानी कि अगर AN की जगह, N की जगह पर आप मान लो 5 मान लो, चलो, तो ये अगर ये 5 रहा होगा तो ये N माइनस 1 यानी कि 4 टर्म रही होगी। सही बात है ना? बस यही बात हो रही है यहां पर कि अगर ये AN रहा होगा तो ये AN माइनस 1 रहा होगा। तो हमारे को तो 2
कंटिन्यूअस टर्म्स जो है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उनका डिफरेंस हमेशा डी समझना है, ये आपको पता है। तो ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन जो है हमेशा क्या होगा, डी, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई मेरी बात, एज अ कांस्टेंट टर्म हो गई। एंड इट फॉलो दैट इन एन एपी ए एन प्लस वन एन, ठीक है, ये भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। बस यहां पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एपी क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हर जगह सेम होता है बच्चों, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कॉमन डिफरेंस आपको बता दिया गया है क्या है, दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी एंड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ था, इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, याद रखना प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब याद रखना है आपको, टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये तो बहुत इजी सी बात है, सबको पता है एपी क्या होती है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे इसके। अभी देखना इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहां से आपका जो टेक अवे हुआ बच्चों, वो क्या आप आगे लेकर चलोगे कि आपका जो डी है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो आपकी जो लास्ट टर्म होगी, और जैसे आप यहां से अगर ये ए एन टर्म होगी तो ये ए एन माइनस वन, ठीक है भाई। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस की बात हो रही है ना, तो बस डी जो होगा वो हमेशा दो टर्म के डिफरेंस से आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत इजीली समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी सी चीज देखते हैं। स्पेशल पॉइंट्स क्या कह रहे हैं हमसे, फर्स्ट टर्म इज एनी आर्बिट्रली चूज एन रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। जो फर्स्ट टर्म होती है वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो होती है ना बच्चों, हम उसे ए से डिनोट करते हैं भाई, ये याद रखना बात। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। आप लोगों को याद रखनी है ये चीज कि भाई फर्स्ट टर्म की जब भी बात हो रही है तो हम उसे ए से डिनोट करते हुए चलते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, एवरी सक्सेसिव टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सेम फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। वही बात हो गई ना भाई, हर एक टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे ये यूं कहना चाह रहा है बच्चों कि लेट्स सपोज आपके पास एक एपी आ गई A1 A2 A3, ठीक है, और डी इनका कॉमन डिफरेंस है। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे फोर्थ टर्म क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, भाई A3 में डी ऐड कर दो ना, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? A3 अगर मेरे पास ये टर्म है तो A3 टर्म में मैं डी ऐड कर दूं, भाई डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस का ही रहता है, डिफरेंस जो रहता है वो तो किसका है, कॉमन डिफरेंस का ही है ना। तो A3 में केवल डी और ऐड कर दूंगा तो मैं नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाऊंगा ऑटोमेटिकली। सही बात है ना, तो इसने यही बोला है। नेक्स्ट आगे पढ़ो, यहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद फिक्स नंबर इज एनी रियल नंबर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जो वो फिक्स नंबर आप जो ले रहे हो, जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो कुछ भी हो सकता है बेसिकली, कुछ भी मतलब जीरो भी हो सकता है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहे वो हो सकता है। तो क्या पढ़ा, एवरी सक्सेसिव टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सेम फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एंड फिक्स नंबर इज एनी रियल पॉजिटिव जीरो। समझ में आ गई बात? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू शो दैट अ गिवन सीक्वेंस इज एन एपी वी हैव टू प्रूव दैट an+1 माइनस an इज अ कांस्टेंट। अब बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। फटाफट से सारी चीजें समझेंगे और फिर फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, जनरल टर्म। क्या होती है जनरल टर्म, देख लो। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन द एपी इज a प्लस डी a प्लस 2d। भाई देखो इसने सीरीज आपको ये बता दी कि क्या होगी, जैसे फर्स्ट टर्म a है तो ये तो a, अब dd का जो डिफरेंस होता है ना यार सब में, तो फर्स्ट टर्म हो गई a, सेकंड टर्म जैसे मैंने मान लिया कि ये t1 टर्म हो गई मेरी, है ना, a, t2 सेकंड टर्म, तो डिफरेंस कितने का रहता है, d का, तो ये a प्लस डी मेरी सेकंड टर्म बन जाएगी। थर्ड टर्म की बात करूंगा तो a प्लस, अब डिफरेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा ना यार भाई, ये a प्लस डी तो ऑलरेडी रहेगा, इसमें एक और d ऐड हो जाएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा। अच्छा अगर मैं t4 की बात करूं, जैसे टर्म नंबर 4 की बात करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d में एक और d ऐड हो जाएगा तो ये 3d हो जाएगा। इसी तरह से अगर अब मेरे को n टर्म्स तक पहुंचना है प्यारे बच्चों, n टर्म्स तक अगर मुझे पहुंचना है तो देखो मैं क्या करूंगा, n टर्म्स तक पहुंचने के लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा। देखो अब मैंने को डायरेक्ट अगर t nth टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, या खुद सोचो कि जब
T2 की बात आ रही है तो यहाँ 1D आ रहा है, T3 की बात आ रहा है तो यहाँ 2D आ रहा है, जब यहाँ T4 आ रहा है तो यहाँ 3D आ रहा है। तो अगर मैं Tn निकाल रहा हूं तो मतलब एक कम D है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1D। देखो सोचो ना यार भाई, क्या हमने एक सिंपल सा फंडा ही तो लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। Tn क्या हो रहा है हमारा, मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं इस चीज को कि Tn जो होगा वो क्या आ रहा है बच्चों, a प्लस n माइनस 1D। ठीक है, a प्लस n माइनस 1D आ जाएगा इसी प्रोसेस से हम अगर आगे बढ़ते रहे तो, क्योंकि देखो यहां पर T4 तो 3D, T3 तो 2D, T2 तो 1D, तो n की बात जब कर रहे होंगे तो एक D कम हो जाएगा। तो Tn जो है या टर्म है जो, उसको हम क्या बोलेंगे a प्लस n माइनस 1D। समझ में आ गई बात। तो इसने भी तो यही बोला है, देखो द nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an इज इक्वल टू, अब Tn कहो चाहे an कहो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी से भी आप डिनोट कर लो। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाती है आपकी जनरल फॉर्म। और बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके इस चैप्टर की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो सीधा फिर जो हम n टर्म्स के सम की बात करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना, कि जनरल टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब आपके दिमाग को इस तरह से आप इस चैप्टर के लिए बोलो कि फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है तो फिफ्थ टर्म मतलब एक कम डी। समझ में आई बात, इस तरह से सोच लो, ये माइंड में फिट कर लो कि फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस 4d, जैसे 10th टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस 9d, अगर 11th टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस 10d, ऐसे ये मतलब सेट कर लो दिमाग में, यहीं से निकल रहा है ये फॉर्मूला भी। ये सारी जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, इससे ही बताया, तो आपको ये याद होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं बताओ 100th टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर a प्लस 99d, एक डी कम करना है यार, बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो इजी इजी सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर में, बहुत आसानी से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो गया होगा अच्छे से, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बस n-1d आपको याद रखना है। a आपको पता ही हमेशा फर्स्ट टर्म होती है जिसे हम a से डिनोट करते हैं। क्लियर, तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर। कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व दिए हैं ताकि आपको प्रोसेस पता लगे कि कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को बेसिकली। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम खुद करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आया, फाइंड द 30th टर्म। देखो 30th टर्म ऑफ एन एपी 10, 7 और 4। उसने आपको सीरीज दी हुई एक, है ना, सीक्वेंस है 10, 7, 4 और आगे तक ये कहीं जा रही है, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, पर हमें तो 30th टर्म तक पहुंचना है। तो मतलब ये a 30th करके या t 30th करके कुछ भी लिख दो, है ना, ये a 30th मैंने ऐसे लिख दिया, तो मतलब 30th टर्म पे हमें पहुंचना है। तो यानी कि इसी को हम tn मान ले, हम क्या माने कि भाई यही हमारी लास्ट टर्म है, an जो हम मानते हैं ना, ये हमारी लास्ट टर्म है, nth टर्म यही है हमारी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो द गिवन एपी इज 10, 7, 4। अब हेयर a मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म होती है, तो देखो फर्स्ट टर्म ये रही 10, तो ये तो हमारे लिए a हो गया बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमेशा 10, तो ये तो a हो गया। उसके बाद फॉर्मूला जो हमारा होता है उसमें आता है d। आप पहले तो दिमाग में ये फिट कर लो कि जैसे 30th टर्म की बात करी उसने, तो आपके दिमाग में ये तो आ ही जाना चाहिए। सबसे पहले जो चीज दिमाग में आएगी ना वो ये आएगी, ये कि 30th टर्म यानी कि क्या होगा। समझ में आ रही बात, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जब तक ये चीज दिखेगी नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। तो देखो a प्लस n-1d की तरह हमने यहां लिख लिया a प्लस 29d, क्योंकि 30th की बात कर रहा है यार। ठीक है, चलो अब a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो a तो ऑलरेडी दिया है 10, d कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहां से 7 माइनस 10 किया तो कितना आ गया, -3 आ गया हमारा। और कौन सी टर्म के बारे में हमें बात करनी है, तो n जो है n वो कितना आ रहा है हमारे पास 30। ठीक है, तो हमारे को तो फॉर्मूला सीधा ये पता है, या तो आप ये यूज लो और प्रोसेस से चलना चाहो तो एक बार प्रोसेस भी देख लो। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगेगा वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वही a की जगह पर 10 पुट किया जाएगा,
फिर प्लस n माइनस वन, n यानी कि 30 दिया हुआ है तो 30 माइनस वन और d की वैल्यू -3। फिर ये तो 10 आ गया, ये 30 माइनस वन करोगे तो 29 और 29 इंटू 3 करोगे माइनस का तो प्लस माइनस माइनस 87 और 87 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचने वाला है बच्चों 77 विद माइनस साइन। तो आपकी जो 30th टर्म होगी वो कितनी आ जाएगी 77 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चंस करने के लिए, है ना। सिंपल सा, इसमें सब अच्छे से मेंशन किया गया था कि भाई ए tan होता है ना, और कैसे निकलता है ये आपको पता है। ए तो हमेशा फर्स्ट टर्म होती है जो हमें डायरेक्ट गिवन होती है। जब भी हमें एपी दी हुई होगी ना बच्चों तो सीधा सीधा मिल जाएगा हमें उसमें। ये डी जो है वो टर्म्स का कॉमन रेशो निकालना आपको आ ही गया। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, उनका डिफरेंस, ठीक है, तो वो उससे क्या निकल जाएगा डी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 10 का 4 माइनस 7 करोगे तब भी -3 आता, ठीक है ना। ऐसे करके निकाला जाता है। और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया। आप फॉर्मूला नहीं भी याद रखो तो दिमाग में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए हमारे तो कि यार 30th टर्म मतलब a प्लस 29d, तो आप a प्लस 29d करोगे तो भी बात वही है। देखो ये 10, a तो 10 ही है ना, ये हमारी यहाँ a 30th थी, इसी को हमने an मान लिया था, ठीक है। तो a प्लस 30d, तो देखो a क्या था हमारे पास यहाँ 10 था, ये 29 और ये जो d था ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कितना आया था -3, तो ये -3 और आप इसे जब सोल्व करते तब भी ये क्या ही आता बच्चों -77, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखना अच्छी बात है, वो फॉर्मूला कहो चाहे वो कहो वो बात एक ही है ना। एक स्टेप हमें डायरेक्ट याद है। जितने भी टर्म पूछी जाए a प्लस a कम d, a कम d है ना, a कम d, बस ये फंडा याद रखो a कम d, जिसमें tn निकल जाता है a कम d वाली, ठीक है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी एक एग्जांपल है। सारे के सारे एग्जांपल बहुत बहुत इजी हैं, सब के सब में कुछ भी नहीं करना है। जैसा आपको नजर आ रहा है सारे के सारे एग्जांपल, ये देखो ये भी एपी में, तो वही फंडा लगाना है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी एग्जांपल है सारे, ठीक है। ये देखो ये फिर भी थोड़ा सा ठीक एग्जांपल है, इसके बारे में भी मैं बात कर लूं आपसे। तो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए हमें। एक बार पढ़ते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्या कह रहा है, लेट द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, उसकी जो 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए यार कि जो A17th है, 17th टर्म और जो 10th टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है बेसिकली, और वो डिफरेंस कितना है 7। समझ में आ गई बात, खुद ने ही बोला है। देखो द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब आगे है या बड़ी है या ज्यादा है, एक ही बात है ना। इट्स 10th टर्म बाय 7, तो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 7 ही तो हुआ। बहुत बेसिक सी बात है, सोचने वाली बात है ना। तो A17 माइनस A10 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A17 इज A10 प्लस 7 इसने लिखा था, मगर मैं तो आपसे डायरेक्ट ये कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में सीधा यहीं से शुरू करो, है ना। भले ये बात सही है कि A17 जो है वो A10 प्लस 7 है, मगर उसका ऐसा भी तो डायरेक्ट सही है ना कि भाई दोनों का डिफरेंस तो 10 ही है। आप ये सोचोगे कि यार A17 है इक्वल टू A10 प्लस 7, ये बोल रहा है, सही बात है बोल रहा है, मगर रिजल्ट क्या निकल रहा है उससे, रिजल्ट उससे यही निकल रहा है कि बेसिकली दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू करो तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। सोच का बात है बस कि आप यहां सोचना चाहते हो ऐसे या यहां ऐसे सोचोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो A17 माइनस A10 लिखोगे, 7 सीधा लिख सकते हो। और फिर ये क्वेश्चन जो इजी हुआ बहुत ज्यादा, A17 मेरा दिमाग क्या कहेगा A प्लस 16D, ये देखो डायरेक्ट। अब ये स्टेप से मैं सीधा यहां आ गया, ये स्टेप भी पास हो गई एक तरह से देखा जाए तो। A17 का मतलब मेरे दिमाग में क्लियर है पिक्चर, A प्लस A कम D मतलब 16D, तो A प्लस 16D देखो कितना इजी है ना। स्टेप्स बचा रहा हूं आप लोगों की। फिर माइनस A10, तो A10 का मतलब A कम D, तो A प्लस 9D होगा, तो ये देखो A प्लस 9D, और डिफरेंस कितना दोनों का 7। समझ में आ रही बात बच्चों, बहुत इजी सी बात है यार। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा कि A प्लस 16D और ये माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का A और ये माइनस का 9D,
ठीक है बच्चों, और इक्वल टू में 7। तो देखो इजी इजी से क्वेश्चन बन गए यार सारे के सारे। ये a माइनस का, ये a प्लस का, दोनों के दोनों a ने मिलकर एक दूसरे को उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। और 16 यहाँ है, 9 यहाँ है, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो सॉरी इधर 7d बचने वाला है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 7 7 के नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई झंझट का काम ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। एपी के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे ना खुद से कर लोगे सारे क्वेश्चंस को। बस ये है कि ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए हमारा एकम डी वाला। एकम डी का कॉन्सेप्ट याद रखोगे सारे एपी के क्वेश्चंस बहुत इजीली उड़ा दोगे, हैं करोगे नहीं उड़ा दोगे, पर ढंग से तो खुद ही उड़ जाओ, ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना। खुद नहीं उड़ना, क्वेश्चन को उड़ाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन हमारे लिए भी आया, हम करते हैं। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, इट्स 29 टर्म इज। क्वेश्चन है, देखो सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करके बताने की कोशिश करूंगा जो हमने सीखा अभी तक। क्या सीखा देखो, सॉल्यूशन। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12 का मतलब क्या, सोचो। थर्ड टर्म देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं, जैसे इसको A3 कह सकते हैं ना, या फिर कह सकते हैं A प्लस 2D, हाँ या ना, और वो कितना है 12। यही है इसका मतलब। थर्ड टर्म का मतलब A2D, ओके। एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब आप खुद सोचो, जब उसने बोला है कितना 50th, कितनी टर्म से टोटल हमारी एपी में, मतलब हमारी एपी ये होगी A1, A2, ऐसे डैश 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 कहां तक A50 तक। और A50 जो है ये A50, तो इसको आप क्या लिखोगे A प्लस 49D। भाई एकम डी फॉर्मूला है हमारा तो 49D। तो वो कितनी है लास्ट टर्म 106। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। A3 गिवन है, थर्ड टर्म इज 12, तो A प्लस 2D हमारे मान लिया 12 है। सेकंड बच्चों A50, देखो कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स है ना, तो 50th टर्म जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी A प्लस 49D, और बोला है द लास्ट टर्म इज 106। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब 50 टर्म टोटल है और यहां पर यूज कर रहा है वो लास्ट टर्म का, तो ये खुद से दिमाग लगा लेना कि यार ये क्या बात कर रहा होगा, है ना, ये किसकी बात कर रहा होगा, ये खुद से सोचना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं अभी। तो 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि यहां पर तो बोल दिया कंसिस्ट ऑफ 50, जब टोटल टर्म्स भी 50 हैं तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म 50th टर्म ही होगी, तो वो लास्ट टर्म ही क्या हो जाएगी बच्चों 106। यानी कि हमारा एकम डी का फंडा फिर यहां भी काम आ जाएगा। क्या करोगे A3 तो हो गया, जैसे A50 को क्या लिख सकते हो A प्लस 49D इक्वल टू 106। क्लियर हुई पिक्चर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो बहुत बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप कैसे भी इनको सेट करो दोनों को। अब इसने हमसे पूछा क्या है भैया 29th टर्म पूछिए, क्या पूछिए 29th टर्म, यानी कि हमें बताना क्या है बच्चों A प्लस 29D मतलब कि 28D, हमें ये बताना है, एक तरह से यही बताना है ना। 29 टर्म का मतलब A प्लस 28D। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करोगे और यहां से आंसर निकालोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए रब करता हूं, इक्वेशंस काम आएंगे क्योंकि मेरे, इसे हम इधर मेंशन कर सकते हैं पर, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है भाई A प्लस 28D, ये हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। चलो यहां से सॉल्व करते हैं ये दो इक्वेशन A प्लस 2D और A माइनस A प्लस 49D। इन दोनों टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, ये A प्लस 49D है, मैं इसको एक बार फिर से नीचे लिख रहा हूं A प्लस 2D इक्वल टू 12। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ऑब्वियसली पता ही है आपको। तो देखो दोनों A प्लस माइनस के हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 49 माइनस 2 करोगे तो 47 आएगा, है ना, 47D। ओके 106 है, 12 इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 4, और 10 में से 1 गए तो बच्चों 9।
और पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है ऑब्वियसली। 47 d इज इक्वल टू 94, तो यहां से d क्या निकल कर आएगा बताओ जरा, 94 अपॉन 47। तो d की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 47 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 94 ही आएगा। तो d की वैल्यू आ गई आपके लिए 2, ठीक है। 47 इंटू 2 कर दो, 47 इंटू 2, 7 2 जा 14, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है बच्चों 94 आ रहा है। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। तो d की वैल्यू जैसे 2 आई, अब a की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। a की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो a की वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है यार, आपकी ये जो इक्वेशन है ना इसी को यूज में लो। देखो यहां पर d की जगह पर आप 2, ये 2 इंटू 2, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, यानी कि वो 4 जाएगा इधर 12 में से और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। डायरेक्ट पता लग गई आपको क्या किया मैंने। चाहे तो आप यहां समझ लीजिए भाई ये a है, ये 2d है, यानी कि 2d का मतलब वो ये हो गया 4 और ये ऑलरेडी यहाँ कितना है 12, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8, है ना। यहां से समझ लो, चाहो तो डायरेक्ट मैंने बता दिया था, बात एक ही है। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में भैया, अब तो बहुत आसानी से चीजें सॉल्व हो जानी है। d 2 आ रहा है और a आ रहा है आपका 8, तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, a प्लस 28d निकालना है ना भाई, 29th टर्म की बात कर रहा है, तो 29th टर्म क्या है हमारी a प्लस 28d, तो सॉल्व कर सकते हैं। अब तो हम a की जगह पर क्या पुट करेंगे 8 प्लस d की जगह पर क्या पुट करेंगे 28, सॉरी 2, तो 28 इंटू 2, तो बच्चों ऐड करो 8 प्लस 28 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 1 5 56 हो रहा है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो आपकी जो t 29th है यानी कि टर्म 29th वो कितना आएगी 64 आ जाएगी। क्लियर लगा आपको प्रोसेस का पता कैसे सॉल्व हो रही है चीजें। देखो अगर आप ये एकम डी वाली बात को डायरेक्ट लगाना सीख रहे हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो फॉर्मूला है, वो तो ठीक है सारी बात, मगर हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने डायरेक्ट ही अप्लाई किया है यहाँ पर a प्लस 2d, a प्लस 49d, है ना। तो इस तरह से आप करोगे ना बच्चों, तो मैं सच बता रहा हूं आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, थोड़ा सा सोचना है बस, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस हम करते हैं आगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज द सेम एज 7 टाइम्स द 7th टर्म, देन फाइंड इट्स 12th टर्म, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन था कि 5 टाइम्स द 5th टर्म, तो देखो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा तरीके से भी बताता हूं, फिर डायरेक्ट भी बता सकता हूं। तो 5 टाइम्स द 5th टर्म, जो 5th टर्म है ना उसका तो 5 टाइम करने को बोल रहा है, इज सेम एज 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म, ठीक है। देन फाइंड इट्स 12th टर्म, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12th टर्म बताइए क्या होगा। 12th टर्म की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, ये एज इट इज समझ में आ गई होगी आपको बात भाई। 5 टाइम्स द 5th टर्म, तो 5th टर्म को A5 से डिनोट कर लिया, इंटू 5 कर दिया, सेम एज इक्वल या सेम या इक्वल एक ही बात है, 7 टाइम्स द 7th टर्म, तो ये A7 7 टर्म है इंटू 7, ठीक है। यहां पर तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ो, अब आप चाहो तो A5 को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके लिखो, या एकम डी डायरेक्ट लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है। तो ये हमने किया भाई 5 मल्टीप्लाइड बाई A3 का मतलब हो गया बच्चों a प्लस 4d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय A7 है ना बच्चों, तो a कम d कर दो ना यार, a प्लस 6d, ये लो देखो a प्लस 6d, इतना समझ में आ गया होगा। बहुत इजी बात हो रही है सारी की सारी भाई। 5 का 5 से 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने को तो उसने खुद ही बोला है। अब 5 इंटू A5 कितना हो गया a प्लस 4d, ये 7 है, A7 को a प्लस 6d। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है करो, तो देखो 5 है फिर प्लस साइन और 4 5 20, ठीक है, इक्वल टू 7a और प्लस 42d,
अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं आपको यहीं पर याद दिला दूं, हमसे पूछा क्या जा रहा है जरा वो भी देख लो। 12th टर्म, ए ट्वेल्थ का मतलब है क्या आखिरकार? a प्लस 11d की बात हो रही होगी, है ना। A12 का मतलब a प्लस 11d, a प्लस 11d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहां से सॉल्व करते हैं और आगे शिफ्ट करो इस पूरे को उधर। तो देखो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ऑब्वियसली 2a। फिर भी मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। प्लस 42d माइनस 20d और इक्वल टू में 0। ये 5a प्लस 20 पूरा का पूरा उधर चला गया, तो इधर तो क्या रह गया? सिर्फ 0। अब 7a माइनस 5a करो आप तो 2a आएगा, प्लस 42 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 0 गए 2 में से तो 2 और 2 गए तो 2, 22d इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां देखो, आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है क्या? 2a प्लस 22d में से 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 को कॉमन लो जरा, तो ट्वाइस a प्लस यहां कितना बचेगा? 11d और इक्वल टू 0। ये 2 चला जाएगा उधर 0 के नीचे तो खुद भी 0, यानी कि फाइनली क्या रह गया? a प्लस 11d जो है बच्चों वो आ गया 0। तो एक बात तो जरा देखो ध्यान से कि हमारे को वैल्यू निकालनी किसकी थी? a प्लस 11d की ही तो वैल्यू निकालनी थी ना यार, और वही क्या आ गई? 0। देखो a प्लस 11d की 0 आ रहा है और निकालना भी हमें क्या था? वही निकालना था। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। आ गया समझ? मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। देखो स्पेशल पॉइंट्स आ गए कुछ हमारे पास। स्पेशल पॉइंट्स क्या है कि जनरल टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एल। एल का मतलब टीएन जो होती है या एन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमारी लास्ट टर्म होती है ना, लास्ट टर्म। तो हम उस लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं, एल से, है ना, स्मॉल एल से। एन ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारा एन होता है ना, एन, ये हमेशा किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर्स को, है ना। नेचुरल नंबर मतलब क्या होते हैं? ऑब्वियसली 1 2 3, ये, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव थोड़ी हो सकती हैं, नेगेटिव या फ्रैक्शन थोड़ी ना हो सकती हैं। आप खुद समझ सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। नंबर ऑफ टर्म तो ऐसे रहते हैं ना यार, ठीक है। चलो, कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद एन टर्म फ्रॉम एंड इज गिवन बाय। बच्चों nth टर्म एंड से अगर पूछा जाता है, फ्रॉम एंड इज गिवन बाय m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इफ, कब? कंडीशन है वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। याद रखना nth टर्म जब आपसे पूछी जाए, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब यहां पर अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, m है, तब की बात है। ध्यान रखना ये चीज, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये फंडे हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, जनरल टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एल, यानी कि लास्ट टर्म। एन जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बता दिया है आपको बच्चों। nth टर्म कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, डजंट मैटर। और जो nth टर्म होती है लास्ट से, वो स्टार्टिंग से m माइनस n प्लस 1 टर्म होती है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? m। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो। एक और चीज देखो फटाफट से, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म जो है हम उसको लास्ट टर्म ही तो कह रहे हैं। तो इसने ये बोल दिया इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अब एपी देखो a प्लस डी, a प्लस 2d कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिनोटेड बाई l। तो वो जो मैं अभी तक आपको बताया जा रहा था ना, an, वो हमारी l भी हो सकती है। l का मतलब होती है लास्ट टर्म से, है ना, लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इज डिनोटेड बाई l, देन l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि tn जो है वो हमारी लास्ट टर्म है, ऐसे समझ लो, या an से भी हम डिनोट कर रहे हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो उसके बाद डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये डिफरेंस आपको पता है, पहले से ही मैंने बताया, an माइनस am करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेट a प्लस डी, a प्लस 2d बी द गिवन एपी, देन nth टर्म माइनस mth टर्म क्या होगी, दोनों का फंडा निकालोगे तो फाइनली ये निकल के आएगा आपके सामने।
एन माइनस एम जो है सीधा सीधा एन माइनस एम इंटू डी निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है एपी के सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं कि आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़े, अगर आप अच्छे से सोचोगे ना तो आपको कोई फॉर्मूला चाहिए ही नहीं, उसके लिए आप खुद से ही कर सकते हो। समझ में आ रही बात? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप खुद से सोचने लग जाओ इस चैप्टर में। ठीक है, चलो देखो अब एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -2 देन A30 माइनस A12 इज इक्वल टू। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको डी गिवन है बच्चों, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको -2 और आपसे पूछा गया है कि बताइए A30 माइनस A12 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। A30 का मतलब, A30 का क्या मतलब होगा बच्चों, A30 का मतलब होगा A प्लस 29D। ठीक है, और माइनस साइन के साथ 12 टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली A प्लस 11D। अब दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो ये आएगा A प्लस 29D और माइनस A और माइनस का ही 11D। तो ये A से A तो कैंसिल, 29 में से 11 माइनस करोगे तो ये 8 और ये 1D, तो ये कितना हो गया बच्चों 18D। 29 में से 11 गए तो, और D की वैल्यू -2 ऑलरेडी गिवन है मैं, तो ये 18 इंटू -2 करोगे तो आप आंसर आ जाएगा आपका -36। ठीक है, ये क्या आ जाएगा -36। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इफ 6th and 14th term of an AP are 29 and 69 respectively, then its 19th term is। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, आपसे बोला गया कि सिक्स्थ टर्म क्या दी हुई है भाई 29 और 14th टर्म क्या है 69, यही है ना, और पूछा क्या क्या है देन इट्स 19th टर्म, तो 19th टर्म आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर पाओ। अगर मैं पहले A14 की बात करूं तो A14 टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, A प्लस 13D इक्वल टू 69। A प्लस 13D इक्वल टू 69 लिख पाएंगे, लिख दिया ऐसे। उसके बाद सिक्स्थ टर्म को लिखने को बोला जाएगा तो A प्लस 5D एंड विच इज इक्वल टू 29। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब क्या करो सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन और ये भी माइनस साइन, तो ये देखो D से D तो दोनों के दोनों कैंसिल हुए। 13 5 सब्ट्रैक्ट 8 आएगा इक्वल टू, यहां पर 9 में से 9 0, यहां पर 4, देखो क्या आ गया 69 माइनस 29 क्या 40 आ गया। अब D की वैल्यू निकालोगे प्यारे बच्चों, क्या आएगी 5। D की वैल्यू क्या आ जानी है भाई 5 ही तो आएगी यार, समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से, तो है ना भाई। 40/8 जब आप करने जाओगे कितना आ जाएगा 5। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। A14 क्या होगा A प्लस 13D, 6 क्या होगा A प्लस 5D, वो 69 दिया है और वो 29 दिया है, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 13 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। वहां पर 990 6 के 4 48, 40 को डिवाइड करेगा कितनी बार 5 टाइम, तो D की वैल्यू निकल के आ गई आपके लिए बच्चों 5। D आते हैं आप A भी निकाल सकते हो। इस D की वैल्यू को जो आई है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैं इसे में अगर पुट करूं तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 29 माइनस 5D, भाई प्लस वाला उधर जाके माइनस होता है ना यार, तो 29 माइनस, अब 5 इंटू 5 करोगे आप, है ना भाई 5 तो ये ऑलरेडी है, ये 5 तो 5 5 25 हो जाएगा, तो A निकल कर कितना आ जाएगा बच्चों 4। देखो A कितना निकल के आ रहा है 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, पूछा क्या हमसे वो देखो सीधा सीधा, अब तो 19 टर्म पूछिए ना यार, तो बस अब क्या है A19, यानी कि A19 को आप क्या लिखोगे A प्लस 18D, ये तो लिखोगे। तो A कितना आ गया 4 प्लस D कितना है आपका 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको D ये रहा ना 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 4 प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आंसर इज 94। देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 94 आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको समझ, बहुत आसानी से बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है, बस थोड़ा सा सोचना होता है। मैं फिर आपसे ये बात बोल रहा हूं बच्चों, एपी ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आपको इसको समझ में आ गया, आपके दिमाग में चीजें चलने लगी कि यार कैसे क्या क्या होता है इन क्वेश्चंस में, तो आपको फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद से ही कर लोगे। पता है, ये है सीन इस चैप्टर का। चलो और देखो आगे, इफ 8 टाइम्स द 8th term of an AP is equal to 7 times its 7th term, then 15 term। देखो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बार आए हैं आपके सामने कि 8 times the 8th term, ये A8 is equal to 7 times its 7th term। 8 times 8th term of an AP is equal to 7 times its 7th term, then its 15th term is। तो देखो कैसे होगा, वही 8 मल्टीप्लाई करो आप किससे, 8 टर्म है ना, मतलब a प्लस 7d से, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 6 और d। यहां पर तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ध्यान से। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 8a प्लस ये कितना होगा 56d, ऐसे ही यहां पर ये हो जाएगा 7a और प्लस 42d। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। अब इस पूरे को उठा करके इधर ले आओ बच्चों, तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, 8a माइनस 7 है तो क्या बचने वाला है, सिर्फ a, प्लस ये 56 है और वो 42 है, तो माइनस करोगे कितना बचेगा 14d, और इक्वल टू में यहां क्या रह गया 0। अब देखो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछी गई थी 15 टर्म, यानी कि a 15th क्या होता, a प्लस 14d तो होता। देखो a प्लस 14d होता, यानी कि a प्लस 14d की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गई क्या, 0। क्लियर हो गई बात, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहा है ये, सम ऑफ एन टर्म्स की। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड l द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, देन इट्स डिनोटेड बाय Sn। याद रखना Sn से डिनोट करते हैं हम सम ऑफ एन एपी को, Sn। ठीक है, देखो डिपेंड करेगा कितनी टर्म से, S1 एक टर्म का सम है तो एक टर्म, S2 दो टर्म्स का सम है, दो टर्म क्या है A1 प्लस A2, S3 तीन टर्म्स का सम है तो S3 से डिनोट कर देंगे A1 A2 A3, S4 चार टर्म्स का सम होगा तो A1 A2 A3 A4। तो इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो ये कंटिन्यू जाकर के Sn जब n टर्म्स हो जाती हैं तो n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास ये आता है बच्चों, सीधा सीधा। ठीक है, क्या है मैं भी आपको यहां पर लिखकर बताऊंगा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर इस फॉर्मूले का एक और n बाई 2, ठीक है, और इसको a प्लस l भी लिखते हैं, एक ही बात है दोनों फॉर्मूले में। अब डिपेंड करता है क्या गिवन है, लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है n गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दो, वहां पर आपको कॉमन डिफरेंस भी चाहिए है ना, तो जो चीज गिवन होगी उस बेसिस से हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए Sn के, सम ऑफ n टर्म्स है बच्चों, ये Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, तो क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बाई 2 a प्लस l। ये n बाई 2 याद रखना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपके पास 5 टर्म्स है, लेट्स सपोज आपसे बोला गया कि ये 5 टर्म्स का सम आपके पास है और स्टार्टिंग 4 टर्म्स का भी सम आपके पास है, क्या बोला मैंने कि टोटल टर्म्स भी 5 ही है, 1 to 5 तक की टर्म्स का सम भी आपको दिया हुआ है और 1 to 4th टर्म तक का सम भी आपको दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 5th टर्म क्या होगी, क्या पूछा जाए 5th टर्म क्या होगी, तो आप क्या करोगे 1 to 5 तक की टर्म्स का जो सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 to 4 तक की टर्म्स का, और जो उनका डिफरेंस आएगा वो पक्का 5th टर्म ही होगी। समझ में आई बात, तो यहां भी यही केस है, Sn माइनस 1 is equal to sum of first n terms minus sum of first n minus 1 term equal to nth term।
समझ में आ गई बात? यानी कि ए एन जो होता है, ए एन का मतलब वही आपका जिसे मैं टी एन भी कह देता हूं। तो ए एन जो होगा बच्चों वो हमेशा याद रखो एस एनथ माइनस एस एन माइनस 1, ये इससे निकलेगा ए एन सम से, है ना। और मैं आपको बता भी चुका हूं, सम का मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लेट्स सपोज आपके पास A1 A2 A3 A4 और A5 ये आपके पास टर्म्स हैं अगर, तो देखो पूरी की पूरी 5 टर्म्स का सम आपको दिया हुआ हो लेट्स सपोज, और ये 4th टर्म तक का भी सम दिया हुआ हो आपको, तो आप इस पूरे के पूरे 5th टर्म के सम में से अगर 4th टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? लास्ट टर्म T5 ही तो बचेगा या A5 ही तो बचेगा। और वही ये भी बोल रहा है, यही बोल रहा है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये यही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। अब एग्जाम्पल क्या है देखो, ये क्वेश्चन इसका आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ 34 32 30 और लास्ट टर्म है 10। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। दिया है 34 32 30 10। ठीक है, दिस इज एन एपी, पता लगा लिया हमने एपी है, क्यों? इसका ए 34 है और डी क्या आ रहा है 32 माइनस 34, तो आ गया -2 कॉमन डिफरेंस, और एल लास्ट टर्म 10 दिया हुआ है। ये एल जो है हमारा लास्ट टर्म, इसे क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो देखो, लेट द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एपी बी एन, हमने मान लिया कितनी n टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टोटल n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम। तो ए एन कितना आ रहा हमारा 10, क्यों? क्योंकि हमारी लास्ट 10 ही है, तो 10 इज इक्वल टू ए 34 एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि -2। तो यहां से बच्चों सॉल्व किया इसने, कुछ भी बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व किया तो देखो n-1 और -2 इधर रह गया, ये 34 जाएगा उधर, तो माइनस का 24 बना रहा है। उसके बाद n-1 टूट गया तो 12, तो यानी कि n की वैल्यू सीधा सीधा निकल कर आ रही है यहां से 13। n की वैल्यू क्या निकल के आ गई प्यारे बच्चों 13। और फिर क्या है, अगेन वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है कि 10 है। ठीक है, तो बस फॉर्मूले में S13 निकाल दिया इसने, 13 टर्म 13/2 34 प्लस 10, और आंसर आ जाएगा 286। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन 286। ठीक है, आगे बढ़ो। ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसे भी एक बार देख लो। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज -3। ठीक है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 8, देन फाइंड द नंबर्स, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी a प्लस डी। बच्चों जब भी आपको ऑड नंबर्स मानने को बोला जाए ना, ऑड नंबर, देखो द सम ऑफ 3 नंबर्स की, तो इसी फॉर्म में मानना चाहिए, a माइनस डी a और a प्लस डी। भाई डिफरेंस तो d का ही है ना, तो इसने देखो क्या माना a माइनस डी a और a प्लस डी। ठीक है, अब सम दिया था उसने पहले तीनों टर्म्स का, तो देखो सम था -3 के इक्वल, तो हमने इसको सम किया भाई a माइनस डी a प्लस डी इक्वल टू -3। तो जब इन्हें सॉल्व किया तो ये d से d कैंसिल और a 3a हो गए, तो 3a इज इक्वल टू -3, यानी कि a की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास -1। प्रोडक्ट भी दिया हुआ है तीनों का, कितना है 8, तो a माइनस डी a और a प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब देखो a को तो साइड कर दो, ये a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी होती है, तो a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां से इन्होंने -1 को कॉमन निकाला, तो बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सॉल्व किया, 1 को इधर शिफ्ट किया तो उधर हो जाएगा 9, उधर रहेगा डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद +-3, तो निकल के आ गई। ठीक है, इफ डी इज 3 देन नंबर्स आर -4 -1, और ये सब कुछ पुट कर दिया फिर तो डी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे पुट किया वैसे वैसे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें बहुत इजी हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए। अब आगे बढ़ो, कुछ क्वेश्चन हम भी करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। देखो क्या बोल रहा है वो, पहले तो 51 टर्म्स की बात तो बाद में, पहले वहां की बात करो। हुज सेकंड टर्म इज 2, सेकंड टर्म इसकी क्या है भाई 2 है, तो देखो बच्चों यानी कि a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या होती है, यही तो होती है, हुज सेकेंड टर्म इज 2, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, एंड फोर्थ टर्म इज 8, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 3d, और वो कितनी है 8। ये बात हो गई।
दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे, ये मैंने क्या लिखा हुआ है 4 क्यों लिख दिया यहाँ पे जबरदस्ती, a लिखेंगे ना यहाँ पे, तो ये बच्चों यहाँ a। अब आप जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 2, ठीक है, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म, 3d में से d माइनस होंगे बच्चों, तो 2d बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा 6, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके लिए 3, आ गई d की वैल्यू 3। अब इस d की वैल्यू को यहां पुट करोगे आप, देखो d की वैल्यू को जैसे यहां पुट करोगे आप, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। समझ में आ रहा है? देखो 51 टर्म्स के सम की बात हो रही है, हुज सेकंड टर्म इज a, तो सेकंड टर्म इज a प्लस d होती है, सेकंड टर्म वो 2 हो गई, एंड फोर्थ टर्म इज 8, तो a प्लस 3d होती है फोर्थ टर्म, और वो हो गई प्यारे बच्चों 8। दोनों का डिफरेंस निकाला, a से कैंसिल, ये 2d बचा है, 6 बचा, तो d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3 यहां पुट करो आप, तो वो 3 जाएगा उधर, तो 2 - 3 -1, तो आपके पास d भी आ गया, a भी आ गया, और n तो उसने खुद ही गिवन है, कितना 51। ठीक है, अब तो क्या है, अब तो बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है भाई। एस एन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है बच्चों, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, यही है बस। ठीक है, तो देखो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 51/2 और 2a यानी कि 2a का मतलब देखो कितना होगा -2 प्लस n-1, n-1 का मतलब हो जाएगा 50, है ना, 51 है ना, तो 50, और d कितना है हमारा 6, तो ये देखो इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं, तो 51/2 इंटू लगा लेता हूं -2 प्लस 50 इंटू 6, d की वैल्यू 6 नहीं, d की वैल्यू 3 है, मैंने वहां पर 6 कर दिया बच्चों, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हाँ d की वैल्यू 3 है, ये d की वैल्यू 3, ठीक है। अब ये देखो 50 इंटू 3 कितना होगा, 150 होगा ऑब्वियसली, है ना, तो ये 150। अब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 51/2 मल्टीप्लाइड बाय 148, अब 2 से डिवाइड करो 14 को, तो ये कितनी बार 7 बार, और ये कितनी बार 4 बार, 74 इंटू 51 हमारा सम आ जाएगा, तो बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको भाई, ये 74 है और ये 51 है, ठीक है बच्चों, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, तो ये देखो पहले स्टेप में तो 74 एज इट इज आ रहा है, दूसरे में 4 या 20 35, तो आंसर आ जाएगा 4773। ठीक है, देखो क्या किया हमने, 14 को 4 क्या 7 किया, फिर 5 से 4 5 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 7 5 जा 35 और 2 37, ये 4 ये 7 37, तो आंसर आ जाएगा 3774, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये चैप्टर भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हुए, ये चैप्टर तो हमारा आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे बस एक ही बात बोलता हूं कि कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।